इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जापान में एक आदमी को दिखाते हुए जो बैठकर योगा कर रहा था। वो आदमी एक बहुत ही महान योद्धा होता है जो कि सामुराई था। अब जब उस योद्धा ने ध्यान लगाया तब उसके विजन्स में वो किसी को लड़ाई करते हुए देख रहा था। तभी उसके विजन्स में उसे शेर दिखाई देता है जिसके पास अलग अलग टाइप की पावर्स मौजूद थी। शेर ने तो अपनी यूनिक टेक्निक्स की मदद से सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था और अब वो महान योद्धा इतने दिनों की तपस्या के बाद अपनी आंखें खोल लेता है। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है इंग्लैंड में नेथन नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर को दिखाते हुए। नेथन कुछ सालों पहले इंग्लैंड गवर्नमेंट के लिए एक सोल्जर का काम किया करता था। ये वो सेना थी जो इंडिया पर जाकर हुकूमत किया करती। गवर्नमेंट के कहने पर नेथन ने कई हजारों इंडियंस की जानें ली होती हैं, जिसका दुख उसे आज तक है। इसीलिए उसने कुछ सालों के अंदर ही अंदर अपने सोल्जर की जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी थी। लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई तो जरिया चाहिए ही था। इसीलिए वो स्टेज के सामने अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस करने लगा, जिसमें कि वो अपने बहादुरी और अलग अलग कहानियों के किस्से सुनाता था। हालांकि कोई कहानियां सच्ची होती थी तो कोई बनाई हुई, बट इन सारी चीजों से लोगों का मनोरंजन तो होता ही था। स्टेज पर उस पूरे शो का होस्ट खड़ा होता है जो नेथन को अंदर से बुला रहा था, लेकिन नेथन तो हमेशा की तरह अंदर बैठकर बियर पी के मजे ले रहा होता है। बहुत ज्यादा बुलाने के बाद भी ना आने पर शो का होस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में नेथन के पास जाकर कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी शो है, मैं तुम्हारे नाटकों से परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए तुम ये शो जल्द से जल्द परफॉर्म करोगी, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब नेथन ने पैसे लिए थे, इसीलिए उसे स्टेज पर जाना पड़ा और अपना नाटक शुरू करना पड़ा। नेथन के पास एक गन मौजूद थी जो बहुत ज्यादा पुरानी होती है। वो बता रहा था कि हमारी सेना ने इन्हीं सारी गन्स का यूज करके बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं और ये गन उन सभी योद्धाओं में से आखिरी निशानी है जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सभी लोग नेथन की इस कहानी पर भरोसा कर रहे होते हैं, बट अब नेथन ने सभी को वो गन बड़ी अच्छी तरीके से दिखाने के लिए उसके अंदर बुलेट्स भर दिए और चारों तरफ अंधाधुंध फायर करने लगा। हालांकि नेथन का निशाना इतना ज्यादा सटीक होता है कि एक भी गोली किसी आदमी को लगी नहीं, बट वहाँ पर मौजूद सारे लोग इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नेथन ये इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता होता है कि इस शो के बाद उसे जॉब छोड़ना ही है, इसीलिए वो वहाँ अजीब तरीके की हरकतें परफॉर्म कर रहा था। अब अपना शो जल्द से जल्द खत्म करके वो बाहर आ जाता है, यानी कि उसे शो से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब जैसे ही वो बाहर आया तब एक बूढ़ा आदमी लगातार तालियां बजाने लगा, जैसे कि वो नेथन को पहले से जानता हो, लेकिन नेथन ने उस बूढ़े आदमी को पहली बार देखा होता है। अब वो बूढ़ा आदमी नेथन के कंधे पर हाथ रख के कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है जिसके तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। नेथन को कुछ मनी की जरूरत थी, इसीलिए वो बूढ़े आदमी के साथ चला गया होता है। अब नेथन को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रेसिडेंट के सामने लाया गया, जिसके लिए कुछ टाइम पहले नेथन काम किया करता था। वहाँ पर तो जापान के भी प्रेसिडेंट मौजूद थे। ब्रिटिश के प्रेसिडेंट नेथन को बताते हैं कि जापान के प्रेसिडेंट्स को अपने बहुत सारे सोल्जर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए तुम्हारे जैसा एक मास्टर की जरूरत है जो उन्हें युद्ध कलाओं में अलग अलग टाइप की टेक्निक सिखा सके। नेथन को युद्ध में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण ही वो उसे जापान प्रेसिडेंट के सामने रिकमेंड कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम्हें इसके काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। नेथन अब बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला आता है। ब्रिटिश प्रेसिडेंट नेथन के पास आकर कह रहे थे कि आखिर तुम्हें इस जॉब से प्रॉब्लम क्या है, ये काफी रिस्पेक्टफुल जॉब थी और तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन नेथन कुछ पैसों के लिए लोगों को मारने की टेक्निक नहीं सिखा सकता था। हाँ, अगर उसे परमिशन मिले तो वो ब्रिटिश प्रेसिडेंट को जान से मार दे, बट अब बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद नेथन इस काम के लिए मान जाता है। अब नेथन के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के उसे जापान भेज दिया गया था। शिप से उतरने के बाद नेथन एक मोटे आदमी से मिलता है जो उसका कन्वर्टर था, यानी कि वो जापानीज भाषा को उसकी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता था। मोटे आदमी ने कहा कि जापान की गवर्नमेंट अपनी अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को एडवांस करने में लगी है। उन्होंने देश भर के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट्स और धुरंधरों को बुलाया था जो हर फील्ड में जापान को नंबर 1 बना दें। उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी काफी बेहतरीन बनाने के लिए कई सारे योद्धाओं को भी बुलाया था, जिसमें से एक नेथन भी होता है। अब नेथन को जापान के लीडर्स के पास लेकर आया गया जो उसे सम्मान दे रहे थे कि नेथन ने उनकी इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और अब अगले दिन से ही नेथन ने अपनी जॉब शुरू कर दी थी, जहां पर वो कई सारे सोल्जर्स को फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा था। नेथन ने तो उन सोल्जर्स को पहले दिन ही सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि उन्हें कैसी ट्रेनिंग मिलने वाली है, और अब वो बड़े लगन से अपना काम करने लग गया। ट्रेनिंग खत्म होते ही नेथन अपने होटल के रूम में आ गया होता है, जहाँ पर वो सामुराइज के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा
था। सामुराई कुछ ऐसे योद्धा थे जो जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। इनके पास हथियार भी ना होने के बावजूद ये अपने टेक्निक्स का यूज करके दुश्मनों को हरा देते थे। अब नेथन इन सारे सामुराइज की बुक को पढ़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने कन्वर्टर से कहता है कि तुम ये सारी चीजें मुझे कन्वर्ट करके दे दो। लेकिन कहीं न कहीं वो मोटा आदमी जो कि कन्वर्टर था, वो ये सारी चीजें करने से मना कर रहा होता है। इसीलिए अब नेथन ने उसे अपनी चाकू की नोक पर रख दिया और कहने लगा कि तुम ये पढ़ते हो कि मैं तुम्हारी जान लूं। तब जाकर उस मोटे आदमी को ये सारी चीजें कन्वर्ट करनी ही पड़ती हैं। पर यहाँ अचानक नेथन को अजीब तरीके के फ्लैशबैक के विजन्स आने लगे थे, जिसके अंदर कई सारे लोगों को गोली मारते हुए दिखाया जा रहा था। दरअसल ये वो समय होता है जब नेथन ब्रिटिश लोगों के लिए सोल्जर का काम किया करता था। नेथन को तो सिर्फ अपने लीडर्स के हुक्म मानकर काम करने होते थे, जिसके कारण उसने कई सारे बेगुनाह इंडियंस की जान ली थी। नेथन को उस समय कोई रियलाइजेशन नहीं होता कि वो क्या कर रहा था, बट आज के समय वो अपने आप को कई लोगों की मौत का कारण मानता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर नेथन सोल्जर्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जा रहा था। नेथन अपने एक साथी से कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अब तो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स को गन चलाना भी काफी अच्छे से आ गया है। बट अब कुछ ही देर के अंदर ही अंदर जापान के कर्नल वहाँ पर आ जाते हैं नेथन से कुछ बात करने के लिए। कर्नल नेथन को बता रहे थे कि सामुराइज के एक बहुत ही बड़े ग्रुप ने हमारे गवर्नमेंट की कई सारी प्लेसेस पर कब्जा कर लिया है और अब हमारी गवर्नमेंट को उस जगह पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह चुका है। हमें जल्द से जल्द उन सामुराइज को हराकर उस जगह पर कब्जा पाना होगा, जिससे कि हम जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इन सारी चीजों के लिए नेथन कह रहे थे कि हमें तुम्हारे सोल्जर्स की जरूरत है, जिससे कि तुम ट्रेनिंग दे रहे हो। बट नेथन का कहना था कि सोल्जर्स की ट्रेनिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है और वो पूरी तरीके से अभी रेडी नहीं हुए हैं ये टाइप की जंग लड़ने के लिए। इसीलिए अभी सोल्जर्स को जंग में शामिल करना मतलब हमारे ऊपर ही कुल्हाड़ी मारना होगा। लेकिन कर्नल अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ जाता है। वो तो नेथन को बता रहा था कि सामुराइज के पास कोई भी हथियार नहीं होता, उनके पास सिर्फ तीर कमान होती है, जिससे कि वो लोगों पर हमला करते थे। यानी कि हमारे सोल्जर्स के पास आधुनिक हथियार होने के कारण उनके पास फायदा होगा, जिससे कि वो सोल्जर्स को मार सके। लेकिन नेथन यहाँ पर कर्नल को अब डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि उसके सोल्जर अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। नेथन ने अपनी गन निकाली और एक सोल्जर के ऊपर पॉइंट कर दिया। वो सोल्जर से कहता है कि तुम मेरे ऊपर गोली चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो सोल्जर तो पहली बार अपने सामने गन तना हुआ देखकर काफी डर गया था, इसीलिए अब नेथन ने निशाना लगाते हुए सोल्जर की टोपी पर वार किया। उससे डरकर सोल्जर ने गोली तो चलाई होती है, लेकिन वो नेथन को कुछ डैमेज ना देते हुए बाजू से चली गई थी। ये दिखाकर नेथन कर्नल को बताना चाहता था कि उसके सोल्जर अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, उन्हें कुछ और टाइम चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन और टेक्निक सीख सकें। बट कर्नल और उसके साथी एक बात नहीं मानते, इसीलिए अब नेथन को मजबूरी के कारण अपने कुछ बहादुर सोल्जर्स को इकट्ठा करना पड़ा, जिससे कि वो उन खतरनाक सामुराई से लड़ने जा सके। अब सुबह होने पर नेथन अपने सारे ट्रेनिंग दिए हुए सोल्जर्स को लेकर आ जाता है सामुराई से जंग लड़ने के लिए। सारे गोला बारूद अपने साथ लेने के बाद सोल्जर्स तैनात हो गए थे हमला करने के लिए। उनमें से कई सोल्जर्स को तो आइडिया भी नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। वो तो सिर्फ नेथन के हमले का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें सिर्फ गन फायर करनी थी। अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर जंगल से सामुराइज के एक बहुत ही बड़ा ग्रुप लगातार घोड़े पर सवार होकर उन सभी सोल्जर्स की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा था। नेथन ने सोल्जर्स को आदेश दे दिया होता है कि वो अपनी राइफल से फायर करें। सोल्जर्स तो अंधाधुंध सामुराइज पर फायर करते हैं, जिससे कि शुरुआत में उन लोगों ने कई लोगों को मार गिराया था। बट उन सामुराइज के पास भी नुकीले बो एंड एरो होते हैं, जिसकी मदद से वो कई सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दे रहे थे। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई थी और अब तो ऐसा लग रहा था कि सामुराइज सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे हैं। नेथन तो अकेला ही उन सभी सोल्जर्स से फाइट करते जा रहा था, बट अब उसके बूढ़े दोस्त को सामुराइज ने मार गिराया होता है। नेथन तो एक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार की मदद से सामुराइज की तरह ही फाइट कर रहा था। हालांकि वो तो घोड़े से नीचे भी गिर जाता है, लेकिन नेथन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वो तो एक साथ में 5 सामुराइज से फाइट कर रहा था। अब उस जगह पर सामुराइज का लीडर भी आ जाता है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता था।
उसने जब वहाँ पर नेथन को फाइट करते हुए देखा तब वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी बिना ट्रेनिंग लिए इतने सारे सामुराई से कैसे फाइट कर ले रहा था। नेथन ने तो लगभग अपने सामने आने वाले सभी सामुराई को मार गिराया होता है, बट अब उसके पास एक बहुत ही खतरनाक सामुराई आया जिसे देखकर लग रहा था कि वो नेथन को पल भर में ही खत्म कर देगा। लेकिन नेथन ने बेहोश होने का नाटक किया और फिर अगले ही मोमेंट में उस सामुराई के बॉडी में नुकीला भाला घुसा दिया, जिससे कि वो तुरंत ही मर जाता है। ये देखकर बाकी सामुराई नेथन को जान से मारने आ रहे थे, तभी उनके लीडर ने सभी को रोक दिया और अब वो उन्हें आदेश देते हैं कि इस आदमी को हमारे साथ लेकर चलो। नेथन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि अब से उसकी जिंदगी की पूरी वैल्यू ही चेंज होने वाली है। अब यहाँ सामुराइज का लीडर जिसका नाम काट्सुमोटो था, वो अपने आदमियों के साथ नेथन को अपने गांव के अंदर लेकर आ जाता है। हालांकि काट्सुमोटो के लोग पूछ रहे थे कि आखिर हमने नेथन को जिंदा क्यों छोड़ा, हमें इसे जान से मार देना चाहिए, ये हमारा दुश्मन है इसीलिए हमें इसे जान से मार देना चाहिए। लेकिन काट्सुमोटो बता रहा था कि इस दुश्मन के पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स हैं और इसकी वजह से हम जान सकते हैं कि हमारे दुश्मन किस तरीके से ट्रेनिंग करके अच्छे बन रहे हैं। नेथन की बॉडी पर कई सारी चोटें लगी थी, इसीलिए उसे इलाज के लिए भेज दिया जाता है। नेथन का इलाज एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी कर रही थी जो उसके घाव पर पट्टी बांध रही होती है। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर नेथन को होश आ गया था और वो ठीक भी हो चुका था। नेथन अब पहली बार उन सामुराइज के कल्चर और रहन सहन को इतने करीब से देखता है। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और शांति बनाने में विश्वास रखते थे। अब नेथन काट्सुमोटो के पास आकर कुछ सवाल करता है, जैसे कि जंगल में वो रेड सूट वाला आदमी कौन था और वो औरत कौन है जो मेरा ख्याल रख रही है। काट्सुमोटो बताता है कि वो औरत मेरी बहन है और जिस रेड सामुराई को तुमने मारा वो मेरी बहन का हस्बैंड था। नेथन को समझ ही नहीं रहा होता कि उसने जिस औरत के हस्बैंड का कत्ल किया है वो तो उसका पूरी तरीके से ख्याल रख रही है और उसे खाना भी खिला रही है। नेथन को यहाँ के लोगों का व्यवहार कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके यहाँ पर इतने नर्मदिल इंसान होते ही नहीं। अब नेथन काट्सुमोटो से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा और यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। तब जाकर काट्सुमोटो बताता है कि हमें जानना है कि तुम सब कैसे फाइटिंग करते हो। काट्सुमोटो बताता है कि हमें जानना है कि जापानीज सोल्जर्स कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। इन सारी चीजों के बाद नेथन कुछ दिनों तक वहीं पर रहता है। उसे तो सामुराइज के लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा था। वो तो सामुराइज का कल्चर सीखता है जिसमें बताया जा रहा था कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहाँ के सारे लोग एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते थे, जैसे कि वो एक फैमिली हो। पर ये सारी चीजें नेथन ने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसीलिए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। नेथन अब उन सामुराइज का पूरा गाँव घूमने लगा था। नेथन ने नोटिस किया कि इन सामुराइज के पास सच में कोई एडवांस वेपन्स नहीं होते, इनके पास तो सिर्फ एक तलवार होती है जिससे कि ये कई सारे दुश्मनों को मार गिराते थे। नेथन जस्ट इमेजिन करता है कि अगर इन सामुराइज के पास एडवांस वेपन्स आ जाएंगे तो ये किस तरीके की तबाही मचा सकते थे। जापान का कोई भी सोल्जर इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। अब रास्ते में चलते समय नेथन देखता है कि कुछ बच्चे तलवारबाजी कर रहे हैं। नेथन उनसे तलवार लेकर सिखाता है कि कैसे अच्छे से पकड़ना है और वार कैसे करना है। सभी लोग नेथन का व्यवहार अपने लोगों के प्रति देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो तो नेथन को भी अब अपना परिवार में काउंट करने लगे होते हैं। अब एक रात नेथन गांव वालों के साथ मिलकर काफी ज्यादा मजे कर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन असैसिन्स आ जाते हैं जिन्होंने उन सामुराइज को मारना स्टार्ट कर दिया। नेथन काट्सुमोटो को लेकर अंदर चले जाता है क्योंकि वो लोग काट्सुमोटो को ही मारने आए थे। यहाँ नेथन अब की बार सामुराइज की तरफ से लड़ रहा था। वो तो लगातार असैसिन्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण एक समय पर उन लोगों ने नेथन को पकड़ लिया था। वो तो नेथन को मारने ही वाले थे। तभी वो लड़का जिसे कि नेथन ने अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, वो अपने फादर का तलवार जाके लेके आ जाता है और अब उसने हिम्मत दिखाते हुए बुरे असैसिन्स के ऊपर हमला कर दिया था। इन सारी चीजों से असैसिन्स का ध्यान भटका और नेथन उस कैद से आजाद होकर उसे जान से मार देता है। नेथन तो काट्सुमोटो की मदद करने आ गया था और वो दोनों मिलकर सारे असैसिन्स को खत्म कर देते हैं। काट्सुमोटो को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि आखिर ये लोग कौन है और इन्हें किसने भेजा होगा। नेथन बताता है कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स होंगे जिन्हें कि कर्नल ने भेजा होगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेथन उन सामुराइज को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें करने लगा।
कैट्सुमोटो और उसके परिवार को भी पता चल चुका था कि नेथन एक अच्छा आदमी है। कैट्सुमोटो अब नेथन के सामने आकर कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो मैं खुद को सरेंडर करके अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नेथन जवाब देता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानीज प्रेसिडेंट सामुराइज के खिलाफ पहले से ही नहीं थे। ये तो जापानीज कर्नल है जो कर्नल को ये सारी चीजें करने के लिए भड़का रहा था, क्योंकि वो अगला इलेक्शन जीतकर पूरे जापान पर कब्जा करना चाहता है। अब यहाँ इतने दिन बीतने के बाद नेथन कैट्सुमोटो और उसकी पूरी सामुराई फैमिली को छोड़कर वापस ट्रेनिंग कैंप में आ जाता है। ये वही ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पर नेथन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया करता। यहाँ अब पहली बार कैट्सुमोटो जापानीज प्रेसिडेंट से मिलने आया होता है। उनसे कुछ बातें करके कैट्सुमोटो को पता चला कि जापानीज प्रेसिडेंट बुरे नहीं हैं। वो तो सामुराइज के खिलाफ पहले से ही नहीं थे, बल्कि जापान में जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है वो भी उनके कहने पर नहीं हो रही थी। ये सारी चीजें तो जापानीज कर्नल करा रहा था। दरअसल प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा यंग होने के कारण सारे सिटीजन्स उनकी कोई बात मानते ही नहीं थे, और अब तो प्रेसिडेंट को भी लगने लगा था कि उसे अपना पद कर्नल को सौंप देना चाहिए। लेकिन कैट्सुमोटो बताता है कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर कर्नल के हाथ में ये सत्ता आ गई तब वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके रख देगा। कैट्सुमोटो प्रेसिडेंट को सलाह देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि हम सामुराइज को फ्रीली जीने दिया जाए, हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी ना लगाई जाए कहीं पर जाने के लिए भी। अब जापानीज कर्नल नेथन को बुलाता है उससे कुछ पूछताछ करने के लिए। कर्नल नेथन से पूछने लगा था कि तुम मुझे सामुराइज के बारे में सारी चीजें बताओगे, कि कैसे वो रहते हैं, उनकी फाइटिंग टेक्निक्स क्या हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। नेथन तो सिंपल जवाब देता है कि मैं वहाँ कैदी था, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अब जापानीज कर्नल नेथन को उसके पुरानी जॉब वापस देता है जो कि सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का था। इस बार तो कर्नल ने नेथन को दुगने पैसे देने का वादा किया, लेकिन नेथन कर्नल की कोई भी बातों का जवाब न देकर वहां से उठ के चला जाता है, जिससे कि कर्नल को शक हो गया था कि शायद से नेथन को सामुराइज के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। इसीलिए अब कर्नल ने अपने आदमियों से साफ साफ कहा था कि अगर नेथन किसी सामुराइज से मिलता पकड़ा गया तब उसे तुरंत ही जान से मार दिया जाए। यहाँ प्रेसिडेंट ने चारों तरफ घोषणा कर दी थी कि सामुराइज को अब फ्रीली कहीं भी रहने दिया जाएगा, यानी कि सामुराई समाज के लोग अपने मन मुताबिक कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें यहाँ टोक्यो में जापानीज कमेटी की एक बैठक दिखाई जाती है, जिसके अंदर कैट्सुमोटो को भी बुलाया गया था। लेकिन जब वो अंदर आ रहा होता है तब जापानीज कर्नल ने ये कहा कि तुम अपनी तलवार बाहर रख के आओ, क्योंकि अब ये रूल बनाया जाएगा कि कोई भी सामुराई अपने पास तलवार नहीं रख सकता। लेकिन कैट्सुमोटो साफ साफ कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की बात मानूंगा, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ताज्जुब की बात ये होती है कि प्रेसिडेंट ने भी कुछ जवाब नहीं दिया होता, और अब जापानीज कर्नल ने कैट्सुमोटो की इस गुस्ताखी के लिए अपने आदमियों से कहकर उसे जेल के अंदर सजा काटने के लिए भेज दिया होता है। लेकिन यहाँ कैट्सुमोटो को तो एक कमरे में लेके जाकर एक आदमी उसके सामने तलवार रख देता है, जो कह रहा था कि सजा के तौर पर कर्नल ने तुम्हें खुद की जान लेने के लिए कहा है, यानी कि कैट्सुमोटो को खुद खुशी करनी होगी। अब यहाँ नेथन का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो जापान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब कुछ आदमियों ने नेथन को घेर लिया था। उनके हाथों में तो सामुराइज की तरह तलवार होती हैं, लेकिन नेथन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। उसने जो भी कैट्सुमोटो के यहाँ पर रहकर सीखा था वो सारी चीजें अप्लाई करता है और सामुराइज से उन्हीं की तरफ फाइट करता है। नेथन को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने कम टाइम में उसके सामुराई की फाइटिंग टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। उसने देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और घर के अंदर चला गया कैट्सुमोटो की जान बचाने के लिए। वो कैट्सुमोटो से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फोर्स भी यहाँ पर आ सकती है। नेथन और कैट्सुमोटो जल्द से जल्द बाहर निकलते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पर तो कैट्सुमोटो का बड़ा बेटा भी आ चुका था जो उनकी मदद करना चाहता था। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी गन की मदद से फायर करते जा रहे थे, बट नेथन ऑलमोस्ट सभी को लेकर जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। बट घर के अंदर कैट्सुमोटो का बड़ा बेटा अभी भी फंसा हुआ था। नेथन तुरंत ही उसे जाकर बचा के लेके आता है, लेकिन तब तक उसे कई सारी गोलियां लग चुकी थी और अब यहाँ कैट्सुमोटो का बड़ा बेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। कैट्सुमोटो की आंखों में पहली बार आंसू आ चुके थे अपने बेटे की ये हालत देखकर, लेकिन उसके बेटे ने अपने फादर से कहा कि आप सभी को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर चले जाइए, क्योंकि आपकी जान इम्पोर्टेंट है, मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। कैट्सुमोटो और नेथन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता वहाँ से जाने के सिवा, और अब वो घोड़े पर सवार होकर ट्रैवल करते हुए अपने सामुराई गांव में पहुंच जाते हैं।
अपने गांव में आने के बाद कैट्सुमोटो ने साफ साफ कहा कि अब उनके बीच एक बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। सुबह होने पर दिखाया जा रहा था कि कैट्सुमोटो अपने पूरे सामुराई सेना के साथ इकट्ठा हो रहा है जिससे कि वो जापानीज सोल्जर्स की सेना से फाइट कर सके। हालांकि सामुराइज की सेना क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम थी। तब जाकर कैट्सुमोटो नेथन को बताता है कि कुछ सालों पहले हमारे 300 बहादुर सामुराइज ने मिलकर युद्ध के दौरान 1000 से भी ऊपर सैनिकों को मार गिराया था। उनके पास भी हमारी तरह कोई एडवांस हथियार नहीं थे, लेकिन उन सभी ने अपने दिमाग का यूज किया और दुश्मन को मार गिराया। लेकिन उन लोगों ने अपने दिमाग का यूज करते हुए अपने दुश्मन को मार गिराया। नेथन कहता है कि शायद हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से उन जापानीज सोल्जर्स को अपनी सेना के बहुत ही ज्यादा करीब लाना पड़ेगा, तब जाकर सोल्जर्स अपनी गन को अच्छी तरीके से चला नहीं पाएंगे और हम सामुराइज तलवार की मदद से उन्हें मारते रहेंगे। नेथन इसी तरीके से कैट्सुमोटो के साथ मिलकर अपना फुल प्रूफ प्लान बनाने लगता है। यहाँ अब कैट्सुमोटो की बहन जिसके हस्बैंड को नेथन ने मार दिया था, वो नेथन से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम जंग में मेरे हस्बैंड का कॉस्ट्यूम पहन कर जाओ। नेथन ने तो अब सामुराई का वो रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहन लिया था जिसमें कि वो बहुत ही अच्छा योद्धा लग रहा होता है। और अब सारे सामुराइज की सेना इकट्ठा होने लगी जापानीज सोल्जर्स से फाइट करने के लिए। जापानीज सोल्जर्स भी दूसरी तरफ जमा हो गए थे जिनकी क्वांटिटी उनसे 10 गुना थी। अब मिलिट्री कैप्टन जब वहां आते हैं तब वो शॉक हो गए थे कि नेथन सामुराइज की तरफ से लड़ रहा है। नेथन ने तो सिर्फ उन्हें उतना ही जवाब दिया कि हम जंग में मिलेंगे, जिसके बाद दोनों ही ग्रुप्स हमला करने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। सबसे पहले यहाँ जापानीज सोल्जर्स ने हमला करने की शुरुआत कर दी थी। उनके पास तो बंदूक से लेकर गोला बारूद की सारी चीजें मौजूद थी। वो सब लगातार सामुराइज पर हमला करते जाते हैं, जिनसे डरकर पता नहीं क्यों कुछ सामुराइज पीछे भागने लगे थे। लेकिन ये पूरी तरीके से नेथन और कैट्सुमोटो की बनाई गई एक चाल होती है। अब जापानीज कर्नल अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि वो आगे बढ़कर हमला करें, लेकिन नेथन तो अपने सामुराइज दोस्तों के साथ लकड़ी का शील्ड बनाकर पीछे छुपा हुआ था, जिससे कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। नेथन ने यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि हम सब हमला तब करेंगे जब सोल्जर्स बुलेट चलाने के बाद अपनी बंदूक को रिफिल करेंगे, तब हमारे पास समय रहेगा हमला करने का। और अब होता भी कुछ ऐसा ही है। सोल्जर्स की बुलेट्स खत्म होने के बाद वो उसके अंदर बुलेट डालने लगे थे, जिसके अगले मोमेंट में नेथन ने सभी सामुराइज को हमला करने का आदेश दे दिया था। उन सामुराइज ने सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखी होती हैं। वो तो जलती जलती तीर कमान का यूज करते हुए सारी चीजें जला दे रहे थे, जिससे कि कई सारे जापानीज सोल्जर्स जलकर राख हो जा रहे थे। उनके टीम का एक पार्ट पूरी तरीके से बिखर गया था, यानी कि नेथन द्वारा बनाए गए पहले प्लान में वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जापानीज सोल्जर्स को इतनी ज्यादा डैमेज मिलने के बाद भी उनकी सेना की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो वापस से लड़ने चले आए थे और अब उनके पास गन भी मौजूद थी, जिससे कि वो सामने आने वाले सारे सामुराइज को गोली मार देते हैं। बहुत ही भारी मात्रा में सामुराइज की मृत्यु होती जा रही थी। जापानीज कर्नल तो आदेश देता है कि किसी को छोड़ो मत, सभी को मारकर खत्म कर दो। नेथन के बनाए गए पूरे प्लान पर पानी फिर गया था और अब कुछ समय बाद सामुराइज की क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है कि वो जापानीज सोल्जर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। कैट्सुमोटो अपनी सेना की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बेबस हो गया था। उसे समझ में आ चुका होता है कि वो ये जंग हार चुके हैं, इसीलिए अब कैट्सुमोटो वो करता है जो उसे करना चाहिए था। उसने नेथन के हाथ में रखी हुई तलवार को खींचकर अपने पेट में घुसा दिया, जिससे कि वो अब अपनी आखिरी सांसें लेने लग जाता है। दरअसल ये उन सामुराइज का रिवाज था। अगर उनका लीडर जंग हारने वाला होता है तब या वो तो खुद अपनी जान ले लेते हैं या फिर अपने साथी को कहकर अपनी जान कुर्बान कर देते थे, जिससे कि ये साबित न हो सके कि उन्हें दुश्मन ने मारा है। कैप्टन ने जब ये सारी चीजें देखी तब वो अपने सोल्जर्स को गोलियां ना चलाने के लिए कह रहा था, क्योंकि अब लगभग सारे सामुराइज की मृत्यु हो चुकी थी। नेथन के हाथ में भी कैट्सुमोटो ने अपनी आखिरी सांसें ली। सारे सोल्जर्स कैट्सुमोटो को हैट्स ऑफ करते हैं, क्योंकि उसके जैसा बहादुर सोल्जर उन्होंने आज तक नहीं देखा। अब यहाँ नेथन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर वो अमेरिका वापस जा रहा था। जाने से पहले वो जापानीज प्रेसिडेंट के पास आता है और कैट्सुमोटो की तलवार पेश करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बहादुर सामुराई की निशानी थी। लेकिन यहाँ जापानीज कर्नल प्रेसिडेंट को बता रहा था कि नेथन हमारा दुश्मन है और आप उसके द्वारा दी गई कोई भी चीज नहीं ले सकते। लेकिन इस बार जापानीज प्रेसिडेंट कर्नल की एक बात नहीं सुनता और कैट्सुमोटो की तलवार ले लेता है। यहाँ नेथन ने प्रेसिडेंट को कैट्सुमोटो द्वारा कही गई एक बात कही, जो थी कि कैट्सुमोटो आपकी तरफ इतना लॉयल था कि वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। ये बात सुनने पर प्रेसिडेंट पूरी तरीके से चौंक जाते हैं कि आखिर कोई ऐसी पर्सनालिटीज
एम्प्लॉइज जिनके साथ गवर्नमेंट ने हमेशा बेकार काम ही किया है, वो प्रेसिडेंट के लिए इतने अच्छा कैसे सोच सकते हैं। और अब प्रेसिडेंट को पता चल चुका था कि ये सारी चीजों के पीछे कर्नल ही मौजूद हैं, जो जापानीज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर गलत काम कर रहे थे। नेथन को अब वापस उसके शहर भेज दिया गया था और अब प्रेसिडेंट कर्नल को ये सारे काम बंद करके उसे जॉब से निकाल देते हैं और अपनी सत्ता खुद ही चलाते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।